नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आपका स्वागत है। आज आपसे बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 2029 क्या शुरू हो गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, 3-4 घटनाओं को आप जोड़िए। अभी आने वाला है सत्र, एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को जो है उसमें संशोधन किए जाएंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव से ही देश में और विधानसभाओं में महिला आरक्षण 33% लागू कर दिया जाएगा। आज की सबसे बड़ी घटना क्या हुई? बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया। बंगाल में अगर फेवरेबल रिजल्ट आ जाता है तो इन दोनों राज्यों के, बड़े राज्यों के परिणाम का अगले साल होने वाले सबसे बड़े विधानसभा चुनाव मतलब उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल और नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो काम करते हैं वो केवल आज का नहीं, आज से कई कदम आगे का सोच के करते हैं। तो क्या इन सारी डॉट्स को अगर हम जोड़ें तो ये सारी तैयारी 2029 की दिखाई देती है? देवेंद्र इस पर आपको ज्यादा बताएंगे। जी देवेंद्र। हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले अगर आप बात कर लें तो जिसके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा मूव है। सबसे बड़ा इस लिहाज से है कि जब से अभी 16, 17, 18 3 तारीख का एक सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, और जिसमें इस बिल में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। उसके पीछे वजह यह है कि जो मौजूदा सेंसस चल रहा है, अगर इसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाता तो 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाता। और पीएम ये चाहते हैं कि 2029 में ही महिला आरक्षण को लेकर जो फैसला किया गया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि फिर 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके आधार पर ही डिलिमिटेशन कर दिया जाए, और उस डिलिमिटेशन के तहत जो सीटों की संख्या है लोकसभा में वो बढ़ के 850 हो जाएगी, जिसमें से 815 होंगे राज्यों के और 35 होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के। 3 बिल उसके लिए लेकर आया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं एक तो आधी आबादी के लिए ये कितनी बड़ी मैसेजिंग। दूसरा, जब सीटों का डिलिमिटेशन होगा तो बहुत सारी सीटों की संरचना अलग अलग तरीके से बदलेगी, वो चीज़ भी। तीसरी चीज़ की इस बिल के हिसाब से आप सोचें कि अपोजिशन की पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, इस तरह के जो दल हैं वो पार्लियामेंट में क्या स्टैंड लेंगे? क्या इस बिल का विरोध करेंगे या इस बिल के समर्थन में जाएंगे? अगर थोड़ा भी वो विरोध करने की कोशिश की है तो बीजेपी के लिए एकदम बल्ले बल्ले, और अगर समर्थन में भी जाएंगे तो भी क्रेडिट को जाएगा। तो एक 29 के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं कि अगले चुनाव का पूरा जो नैरेटिव है उसको इस आधी आबादी के एम्पावरमेंट के हिसाब से जोड़ने की रणनीति है, और वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। प्रधानमंत्री सारी पार्टियों से जो है वो समर्थन भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें क्रेडिट की लड़ाई भी नहीं है, ये केवल मेरी पार्टी या आपकी पार्टी का काम नहीं है, ये देश का काम है। अगर आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब जैसे वो, ये बात ठीक है कि उस वक्त विपक्षी दलों ने यह कहा था कि इसको लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से लागू कीजिए, तब बीजेपी ने इसको आगे के लिए रखा था। आज बीजेपी इसको 2011 के सेंसस के हिसाब से कराना चाहती है, तो ऑपोजिशन पार्टीज के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कभी इसको कास्ट सेंसस से जोड़ रहे हैं कि ये जाति जनगणना से भागने की एक तरकीब है, कभी वो डिलिमिटेशन की बात करते हैं कि नॉर्थ साउथ का इसमें विवाद हो जाएगा, और फिर नहीं तो कोटा विद इन कोटा की बात होती है। इनमें से कोई भी ऐसी बात है जो कहीं इस मामले को अटका दे? जैसे साउथ का एक मामला नैरेटिव के लिहाज से हो सकता था, तो उसमें तो प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम नहीं होगा। मतलब ये है कि साउथ के राज्यों को ये चिंता होती थी कि अगर आबादी के आधार पर आप लोकसभा की सीटें तय करें, और उन सीटों के आधार पर क्योंकि दिल्ली में अपना से मजबूत या कम होता है, तो हमने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में ज़्यादा बेहतर काम किया तो इसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे उन्होंने बेहतर काम नहीं किया और उनकी लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी और दिल्ली में उनका से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को लेकर साउथ के राज्य बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। उसको प्रधानमंत्री के स्तर से ही एकदम से क्लियर कर दिया गया है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रोपोर्शन, वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। तो वो एक चिंता है नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप अगर आधी आबादी के एम्पावरमेंट के लिए आप कुछ कह रहे हैं तो इसको किसी भी इफ एंड बट से जोड़ना वो बहुत मजबूत। ओबीसी आरक्षण दिया जाए, कोटा में कोटा दिया जाए, ये मांग उठाई जाए। जैसे उसमें एक चीज़ सीधे सीधे कहा जाता है नहीं, पहले भी ये कहा जाता रहा था, जब भी महिला आरक्षण को लेकर लागू करने की बात कही जाती थी तो आपको याद होगा शरद यादव और इस तरह के सारे नेता इसी तरह की लाइन को उठाते थे। लेकिन महिला वो तबका है ना जिसको आप कास्ट या बाकी चीज़ों में नहीं बांट सकते। महिलाओं के लिहाज से अगर आप समझिए तो महिला होना ही एक अलग से
एक सेंस होता है, और उस तबके के लिए अगर कुछ कर रही है कोई सरकार या कोई पार्टी, हर जगह पर आप देखें तो बहुत डिविडेंड पे करता है। हाल के चुनाव को आप किसी भी राज्यों के चुनाव को भी सर आप देख लें तो उनके नतीजों में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है? महिला वोटर्स ने जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान किया उसकी सरकार बनते रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये नैरेटिव ज़्यादा डोमिनेंट होगा कि महिलाओं के लिए आपने किया क्या। ये चूंकि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा पास कराने के लिए, तो जी। उसमें कोई चिंता नहीं है सरकार को। नहीं, राज्यसभा और सरकार लोकसभा दोनों ही हाउस में ये निश्चिंत है कि ये बिल ऐसा है कि इस पे कोई भी दल विरोध इस होगा रूप में नहीं जाना चाहेगा कि वो इसका विरोध कर रहा है। बाकी इफ एंड बट आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बिल का समर्थन करने के साथ बगले इसका पॉलिटिकल डिविडेंड 2029 में मिलेगा, ये सोचकर, ये भी एक सोच है। उस समय तो मिलेगा ही, और अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी के चुनाव में आप देख रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में उस बात को कहा जा रहा है, या राज्यों के केरल या तमिलनाडु में इस बात को कहा जा रहा है। तो वो नैरेटिव तो हमेशा से दिखेगा पीएम मोदी का कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए वो क्या क्या करते हैं, और उसमें ये सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं। एक बात तो ये हुई, ये तो एक बहुत बड़ा मूव हुआ ही। इसके अलावा अगर बड़े प्रदेशों में आपकी सरकार है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी राज्य में सरकार है तो जब अगर लोकसभा का चुनाव हो तो वहां आपको वैसा ही समर्थन मिल जाएगा, जनता का साथ मिलेगा। लेकिन चूंकि राज्य में आपकी सरकार होती है तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। आप स्कीमों के जरिए जो है बहुत कुछ साध सकते हैं जो अपोजिशन पार्टीज नहीं कर पाती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देश के सबसे बड़े सूबों की बात करें, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, मैं उस बेल्ट की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट पार्टी है, वरना फिर तमिलनाडु भी है, उसके बाद 39 सीटें हैं, बड़ा राज्य वो भी है। लेकिन बाय एंड लार्ज देश के बड़े प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है इस वक्त, और उसमें एक राज्य केवल बंगाल अभी फिलहाल, क्योंकि वो भी कुछ चुनाव में तो कुछ दिनों में वहां भी तय हो जाएगा। लेकिन अब बिहार में मुख्यमंत्री से शुरुआत करना और बंगाल में मुख्यमंत्री की उम्मीद करना, फिर मैं यूपी तक तो पहुंचता हूं अभी, लेकिन बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री आता है तो ये भी फिर 29 की राह में एक बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल सौरभ, और बिहार में तो आ ही गया, और बंगाल के लिए पार्टी उम्मीद ये कर रही है कि बंगाल में आएगा अगर वोटिंग ठीक तरीके से हो गया। तो अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो 29 के लिए तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से मैदान क्लियर हो जाएगा। उस बेल्ट की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट पार्टी है, वरना फिर तमिलनाडु भी है, उसके बाद 39 सीटें हैं, बड़ा राज्य वो भी है। लेकिन बाय एंड लार्ज देश के बड़े प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है इस वक्त, और उसमें एक राज्य केवल बंगाल अभी फिलहाल, क्योंकि वो भी कुछ चुनाव में तो कुछ दिनों में वहां भी तय हो जाएगा। लेकिन अब बिहार में मुख्यमंत्री से शुरुआत करना और बंगाल में मुख्यमंत्री की उम्मीद करना, फिर मैं यूपी तक तो पहुंचता हूं अभी, लेकिन बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री आता है तो ये भी फिर 29 की राह में एक बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल सौरभ, बिहार में तो हो गया मुख्यमंत्री का, और निश्चित तौर पर उसका फायदा ये रहेगा कि बीजेपी अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम और नीतियां चला के अगले लोकसभा चुनाव में 2029 की पूरी तैयारी कर लेगी। हालांकि वहाँ भी गठबंधन महत्वपूर्ण घटक दल रहेगा। बिहार की अगर बात करें तो अभी जो कंपोजिशन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में अगर वोटिंग ठीक तरीके से हो गया और बीजेपी की सरकार आ गई, जिसकी उम्मीद बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा और बड़ा असर होगा। एक तो इतने बड़े स्टेट में जहाँ पे लोकसभा में 42 सीटें लगभग आती हैं, उस स्टेट में बीजेपी का परचम लहराना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ब्लॉक की अगर आप बात करें तो उसका अपोजिशन का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो अभी टीएमसी एक तरह से बना हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पे चैलेंज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। तो वहाँ पर अगर उनकी हार होती है तो उसका एक पॉलिटिकल जो कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो पड़ेगा कि अपोजिशन के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक तरह से एक निराशा होगी कि नरेंद्र मोदी को रोकना संभव ही नहीं है। जब बंगाल तक अगर हार गए तो फिर क्या ही बच रहा है। इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और वो एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और ज़्यादा उत्साहित होंगे साउथ को लेकर, और दूसरी तरफ बंगाल में जो टीएमसी के हार होगी उसका असर अपोजिशन के नेताओं में निराशा के तौर पे दिखेगी। तो 2029 के लिहाज से निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की जीत हो जाती है तो वो भी एक बड़ी ताकत मिलेगी 29 के। मुझे तो लगता है वो वैसा वाटरशेड मूवमेंट है जैसा शायद 2017 में यूपी में फिल्म मेजॉरिटी में। बिल्कुल सौरभ, ये उस तरह की चीजें हैं कि ये यूपी में जैसे जीते, हालांकि यूपी में जीतना फिर भी एक बात समझ में आ रहा है, एक बार आप रह चुके हो, पहले आप रह चुके हो, जो कास्ट कंपोजिशन वगैरह था वो अनुकूल है। बंगाल में तो खासतौर पर माइनॉरिटी वोट के लिहाज से बीजेपी के लिए इतना बड़ा चैलेंज बना जाता है, प्लस टीएमसी का कैडर, ममता बनर्जी की लोकप्रियता, उनकी अपनी नीतियाँ, सब चीज़ हैं,
उसके बावजूद अगर बीजेपी उनको हरा रही है तो निश्चित तौर पे उसका बहुत असर दोनों पड़ेगा। असर हो सकते हैं इसका। अगर वहां बीजेपी जीतती है तो एक तो अपोजिशन पर, जैसा आपने बताया, एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट, और दूसरा जनता में ये मैसेज जाता है कि भाई अगर ऐसा प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कुछ है फिर इनमें। निश्चित तौर पे, और ये उन स्टेट्स में चला जाएगा जहां साउथ में जैसे बीजेपी अभी कमजोर है, तो वहां पे चला जाएगा कि अगर इस तरह से ये काम कर रहे हैं और इस तरह से लोग इनको स्वीकार रहे हैं, तो बहुत सारा वोटर ऐसा होता है ना जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, उनके अंदर ये मैसेज चला जाता है। तो बंगाल तो चलिए, चूंकि अननोन है एक, उस पर हम क्या बात करें अभी और ज़्यादा। बाकी चुनाव का मैं जाते जाते एक अपडेट उनसे ज़रूर ले लूंगा कि क्या बीजेपी की अपेक्षाएं अभी इस इलेक्शन से हैं। लेकिन बिहार में अब जो ये नई टीम बनी है, सम्राट चौधरी का आना, जेडीयू के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगेन मैं फिर आगे 4 साल आगे की पूछ रहा हूँ आपसे, 2029 का ही पूछ रहा हूँ आपसे। इस नई टीम क्या इस बीच में कैसी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है बीजेपी को, और क्या ये टीम पहले से दिमाग में थी, काफ़ी वक्त से बीजेपी के दिमाग में थी? जैसे पहली चीज़ सौरभ ये देखें कि इस फैसले का असर क्या पड़ना है, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से सटा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश, और 2029 की सौरभ जब आप बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिहाज से कि 2027 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हो, अन्यथा 2029 आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 2029 के चुनाव में जीत हो, इसलिए 2027 में बीजेपी अच्छा करे, उसमें एक रोल बिहार का होगा। बिहार का इस लिहाज से होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को हमने देखा कि तमाम इशूज़, हिंदुत्व, ये इन सारी चीज़ों के बावजूद वो इलेक्शन चला गया पीडीए पे और इस तरह की नैरेटिव पे, पूरे कास्ट डायनेमिक्स, और ख़ास तौर पे कुर्मी कोयली वोटर्स छिटके बीजेपी से, जिसका उससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और पूरे उस बेल्ट को अगर आप देखें तो उसमें भुगतना पड़ा। यूपी में आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोयली उनको कहते हैं, आगे बढ़े तो शाके कहते हैं, फिर और आगे यूपी में आप इधर आएँ तो उसमें कुशवाहा कहा जाता है, और ये एक पूरे बेल्ट में फैले हुए हैं। उस तबके को उस तबके का व्यक्ति बिहार में सीएम बना, और आप देख रहे हैं कि हर राज्य में दूसरे राज्यों को मुख्यमंत्री भेज के बीजेपी प्रचार करवाती है। मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश के ही नेता नहीं, उनको हर राज्य में चुनाव प्रचार में लगाया जाता है, और इस तरह से जो भी नाम आप देखें, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, उसी रोल में सम्राट चौधरी आप उत्तर प्रदेश में बहुत सघन प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और वहाँ पर उस कास्ट नैरेटिव को जो कि अखिलेश खड़ा करना चाहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में उनका भी एक रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो करेंगे, बट निश्चित तौर पे वो एक मैसेजिंग रहेगी, और उसका फ़ायदा यूपी में भी बीजेपी को मिलेगा। बिहार के लिहाज से अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे वहाँ पे चैलेंज उनको ये रहेगा कि इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएं, गवर्नेंस इस तरह का दें, जिससे नीतीश कुमार का जो मॉडल चल रहा था, उनके अपने समर्थक और वोटर्स के बीच ये समझ में आए कि उसी तरह का मॉडल अभी भी चल रहा है, और लोगों को डिलीवरी हो रही है उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिहाज से। वो एक बड़ा चैलेंजिंग नीतीश कुमार की कमी ना खलने देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। निश्चित तौर पे, और वो दोनों रूप में सौरभ, एक तो गवर्नेंस के मामले में, और दूसरी चीज़ की सोशल कंपोजिशन के मामले में भी आप वो मैसेज दें कि जिस तबके को नीतीश कुमार कैटर करते थे, उस तबके को आप भी उसी रूप में सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये काम आसान नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना गवर्नेंस का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि उसको मैच करना वो एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। फिर आते हैं अब उस राज्य पर जिसको ग्रैंड प्राइज कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो है उत्तर प्रदेश। चाहे राज्य में सरकार बनाना हो या फिर लोकसभा इलेक्शन में वहाँ अच्छे नतीजे लेकर के आना हो, दोनों ही काम जुड़े भी हुए एक दूसरे से, और इससे बड़ी चुनौती कोई भारत की राजनीति में है नहीं। उत्तर प्रदेश का वजन इतना ज़्यादा है, तो ये सारे इलेक्शन एक तरफ और उत्तर प्रदेश का अगले साल का आने वाला चुनाव एक तरफ, और ये पार्टी तो बहुत पहले तैयारी शुरू कर देती है चुनावों की। बिल्कुल सौरभ, और 2029 के लोकसभा चुनाव का सीधे सीधे सेमीफाइनल आप कह सकते हैं यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी कि अगर उसमें आप सीटें इस तरह से घट रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी उम्मीद नहीं थी, और इतने इशूज़, हिंदुत्व का, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेके इतने सारे लोगों को लेके जाया गया उस समय दर्शन करने के लिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया कास्ट के नैरेटिव ने। कुछ चीज़ें चली, कुछ बयान, संविधान संशोधन, आरक्षण खत्म, इस तरह के एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, और उस दुष्प्रचार ही आप कहिए, क्योंकि वो फैक्ट्स के कोसों दूर था, लेकिन उसको चला करके और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्क है कि कास्ट नैरेटिव में उससे नुकसान ना हो। अगर यूपी के हिसाब से सौरभ बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही कि कास्ट का नैरेटिव इलेक्शन में हावी ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ बहुत परिश्रम करते हैं, काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्या कास्ट के नैरेटिव को ठीक तरीके से काउंटर किया गया? पिछला लोकसभा चुनाव इस बात को की गवाही नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से इलेक्शन को कास्ट पे लेके जाएं, और अगर इलेक्शन कास्ट पे गया तो वहाँ बीजेपी को तकलीफ होगी।
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिहाज से बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अभी परसों यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से तकरीबन 1 घंटे की बैठक करके गए हैं। जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो यूपी गए और अलग अलग नेताओं से मिले। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यूपी में संगठन में एक फेरबदल होगा, संगठन की नई टीम बनेगी, फेरबदल नहीं नई टीम बनेगी। दूसरी चीज़ की सरकार में फेरबदल होगा, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और ये सारी चीज़ें इस लिहाज से होंगी कि आप अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से मैसेजिंग कर सकें। ये बीजेपी के लिए, अभी आपने जैसे कास्ट नैरेटिव कहा कि ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है और चलता है तो नुकसान हमने 24 में होता हुआ उसको देखा है। जो आगे सबसे बड़ा ट्रैप दिखाई दे रहा है वो जाति का, वो आएगा जब ये अभी जनगणना शुरू होगी और फिर उसके अंदर जाति जनगणना की बात होगी। और क्योंकि ऑपोजिशन ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि जाति जनगणना कराने की इस पार्टी की नीयत नहीं है, जबकि उनका अब वो प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है पार्लियामेंट में कि जातीय जनगणना होगी। अब जातीय जनगणना कैसे नतीजे थ्रो करेगी ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल सौरभ, और वहाँ पर क्या नंबर्स आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता। अब बस एक चीज और कि ये 27 के इलेक्शन से मार्च अप्रैल के में इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो मतलब तब तक एक्सपेक्टेड होंगे इसके नतीजे? नहीं, उसके बाद ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें फर्स्ट लेग में वो होगा भी नहीं, तो उस लिहाज से आप तय मानिए कि वो उस समय तक नहीं हो रहा है। और सौरभ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कास्ट सेंसस में नंबर्स क्या आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नैरेटिव अगर वो चला गया तो उसमें फिर अलग अलग जातियों के दावे शुरू होंगे, फिर एक दूसरे का उस पर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक जाति की कोई रैली अगर निकल जाए तो दूसरी जाति में अपने आप ऑटोमेटिक एक रिएक्शन आ जाता है और फिर जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो उन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। और बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी कास्ट को नहीं साधती, लेकिन क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ओपनली कास्ट डिफरेंट पॉलिटिक्स दिखा नहीं सकते रीजनल पार्टियों की तुलना में। जैसे अखिलेश यादव बहुत आसानी के साथ अपने कास्ट इक्वेशन को जिस तरीके से बोल सकते हैं, मान ली पीडीए इस तरह की जो भी बात वो कह लेते हैं, बीजेपी जैसी पार्टी वो नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी भी उस काम को उस रूप में नहीं कर सकती। तो रीजनल पार्टी वो करने की कोशिश करेगी। यूपी के संदर्भ में आप देखें तो अखिलेश यादव पूरी कोशिश उनको यही रहेगी कि वो कास्ट को लेकर जाएं। उसी तरह के आरोप लगातार वो लगाते भी रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सके, जैसे पंकज चौधरी का चुना जाना, जैसे जिस कुर्मी वोट की मैं बात कर रहा हूँ, कोयरी कुर्मी की, सम्राट चौधरी अगर कोयरी हैं तो पंकज चौधरी कुर्मी कम्युनिटी के हैं, जिस वोट बैंक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को निराश किया। तो वो सारे इक्वेशन साधे जा रहे हैं और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उस इक्वेशन को ठीक तरीके से साध के चुनाव को डेवलपमेंट, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व इस पे लेके जाए, कास्ट पे नहीं। एक्चुअली वो कास्ट बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा ही खतरनाक टेरिटरी है और ऑपोजिशन के लिए क्यों वो इतनी सुहाती है, क्योंकि ऑलरेडी एक मुस्लिम वोट ऐसा है जहां से माइनस से शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी। असम में -40 से, बंगाल में -30 से शुरू करती है, उत्तर प्रदेश में -20 से शुरू करेगी। मैं वो तो अखिलेश यादव या जो भी अलायंस बनेगा उसको मालूम है कि मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और उस कंडीशन में आप थोड़े से 2-3 कास्ट को ठीक तरीके से साध लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और बीजेपी की चिंता ये रहती है, जैसे बीजेपी जो कास्ट नैरेटिव साधती है उस पूरे पॉकेट को देखेगी। जैसे मान लीजिए कि पूर्वांचल में अगर बीजेपी को सीट देना है तो पूर्वांचल में मस्ट है कि बीजेपी को एक सीट भूमिहार कम्युनिटी को देना होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, या इसी तरह की दूसरी जातियाँ हैं। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि उस सीट पे पार्टी को भी मालूम है कि इस कम्युनिटी को अगर हमने ये टिकट दिया तो नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, फिर भी आपको देना इसलिए आज पड़ता है कि आप पूरा बुके अपना दिखा सकेंगे, हमने सबको रिप्रेजेंटेशन दिया। रीजनल पार्टी के सामने वो कुशन, बहुत ज़्यादा कुशन मिलता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, उनके सामने ये एक समस्या नहीं रहती है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ही यही रहती है कि किसी भी इलेक्शन में अगर कास्ट हावी हुआ, जैसे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को उठा के देखें, पूरी तरीके से कास्ट हावी हुआ। और नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी की मिट्टी पलीद हुई थी बिहार में, 2014 के लहर के बाद 15 का वो चुनाव था। यूपी के चुनाव को कास्ट ड्रिवन ना होने दिया जाए, इस बात की पार्टी पूरी कोशिश करी। और पार्टी, सौरभ एक चीज़ और कहूँ, पार्टी इस बात को लेकर एक हद तक चिंतित भी नजर आती है। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड पे उसको अभी तक ऐसा फीडबैक नहीं मिल रहा है कि कास्ट नैरेटिव दूर दूर तक नहीं जाएगा, उनको ये चिंता है। ठीक है, तो मतलब 4 मई से पूरी तरीके से यूपी का इलेक्शन फिर शुरू हो जाएगा, मान लें अभी से एकदम तय मानिए कि उसके बाद फुल फ्लेजेड ऑलरेडी उस पर आप सोचिए कि बीच चुनाव में अमित शाह भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और बीच चुनाव में अगर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को बुला के सारी टीम पे 1 घंटे बात कर रहे हैं, इसी से प्राथमिकता समझ लीजिए। अब बस आखिर में जाते जाते लोग आपसे बंगाल का फिर अभी तक का जो है आपका असेसमेंट वो जानना चाह रहे होंगे। अब पहले चरण की मतदान जो है वो नज़दीक आता जा रहा है और निश्चित तौर पे जैसे पहले हम लोग जो बात करते रहे हैं कि बीजेपी एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और चेंज को लेके एक जनमानस बहुत हद तक बन रहा है,
और अभी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में जिस तरह के वादे किए गए उसको ग्राउंड तक जिस तरीके से लेके पहुंचाया गया, और इसमें अब बंगाल हम जाते हैं कि महिला शक्ति के लिए बहुत डोमिनेंट स्टेट है वहाँ पे, उसमें इस बिल को लेके आना, 3 दिन तक ये डिस्कोर्स में रहेगा, प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाना, इस मुद्दे को बोलना, ये सारी चीज़ें बीजेपी के लिए फेवरेबल कंडीशन बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि क्या वोटर के अंदर ये भय ख़त्म हो गया कि अगर उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं किया और सरकार टीएमसी की आ गई तो चुनाव के बाद हमें दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। ठीक है। बीजेपी का चैलेंज अभी भी वही है सौरभ, ये वोटिंग के दिन तक रहेगा। बीजेपी के लोग अभी भी अपनी जीत का दावा इस राइडर के साथ ही करते हैं। बीजेपी ये इस कंसर्न के साथ आप कहें कि ये कंसर्न हमारा है और हम सबसे ज़्यादा इस पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला क्लोज होगा सर। ठीक, तो ये आज का पूरा पॉलिटिकल राउंड अप। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।